तो हम कहेंगे कि स्वागत है आप सभी लोगों का आज के वीकली करंट अफेयर्स में भी। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे वीक का करंट अफेयर्स आपको 1 तारीख से लेकर के अर्थात 1 तारीख से लेकर के 1 दिसंबर से लेकर के 7 दिसंबर तक जो जो भी प्रमुख घटनाएं घटी हैं उनके बारे में आज यहाँ पर आपको चर्चा देखने को मिलेगी, चीजें जानने को मिलेंगी। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। एक बार शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों को फटाफट, बिना समय गवाए एक बार सब लोग जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। एक बार फटाफट सब लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। फटाफट सब लोग आप अपने वीडियो को शेयर कर दीजिए फटाफट, जल्दी जल्दी। फटाफट शेयर करिए, ग्रुप में हम भी शेयर कर रहे हैं, आप सभी लोग फटाफट क्लास को शेयर करते रहिए भाई। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए शुरुआत करते हैं। आज के पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हम सभी लोग। यहां पर सबसे पहले आपके ग्रुप में इन सभी चीजों को भेज दिया जाए। क्लास बुक एकेडमी, देखिए यहां पर आज हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। उन टॉपिक्स में सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम लोग इसका, फिर कुछ ऐसे पद हैं उसके बारे में भी आपको चर्चा कराएंगे। पहला क्वेश्चन आता है कि नवंबर 2025 में पहली बार किस अंतरराष्ट्रीय संस्था के मुख्यालय में भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित की गई है? इन नवंबर 2025 फॉर द फर्स्ट टाइम अ स्टैचू ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, द architect of the Indian Constitution, has been installed at the headquarters of which international organization? सब लोग याद रखेंगे, वर्ल्ड बैंक, यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र या फिर एशियाई विकास बैंक। उत्तर देने का सभी बच्चा लोग प्रयास करेगा। पहला यहां पर लिखा है नवंबर 2025 में पहली बार किस अंतरराष्ट्रीय संस्थान के मुख्यालय में? हम लोग कहेंगे यूनेस्को के मुख्यालय में। कहां पर मेरे दोस्तों? यूनेस्को के मुख्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को स्थापित किया गया। यूनेस्को के मुख्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। यूएनईएससी, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, सब लोग याद रखिएगा। इसकी स्थापना 1945 में ही हुई थी। भारत इसका सदस्य 1946 में बना था, 1946 में। शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को, एक बार कमेंट कर दीजिए फटाफट। बात करें अगर यूनेस्को की, तो इसकी जो राजधानी है वो है पेरिस, जो कि फ्रांस की राजधानी भी है। तो हम लोग कहेंगे इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका जो भी आप लोग बोलते हो, हेडक्वार्टर बोलो, मुख्यालय बोलो, जो भी आप लोग बोलते हो, ये कहां पर है? हम लोग कहेंगे पेरिस में है, जो कि फ्रांस की राजधानी। अगर बात करें इसके महानिर्देशक, तो वर्तमान में खालिद, नाम याद रखिएगा, खालिद अल एनानी, सब लोग नाम याद रखिएगा, खालिद अल एनानी जो है वो वर्तमान में इसके महानिर्देशक है। सब लोग इस बात को याद रखिएगा। फिर से बता देते हैं, नवंबर 2025 में पहली बार अंतरराष्ट्रीय संस्थान के मुख्यालय में भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का प्रतिमा को स्थापित किया गया। कहां पे? तो हम लोग कहेंगे यूनेस्को में किया गया। ठीक है, सब लोग याद रखेंगे। भारत में यूनेस्को में सबसे पहले 1983 में अजंता और एलोरा की गुफाओं को, 1983 सब लोग याद रखेगा, 1983 में 1983 में अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं उनको सम्मिलित किया गया था। अब आप बताएंगे उत्तर देकर कमेंट में कि ताजमहल को यूनेस्को की श्रेणी में कब सम्मिलित किया गया? सब लोग बताएंगे। विश्व की ऐतिहासिक धरोहरों को अपनी श्रेणी में सम्मिलित करता है यूनेस्को, तो आप सब लोग बताएंगे ताजमहल को कब स्थान दिया गया? ठीक है, फटाफट सब लोग उत्तर देने का प्रयास करेंगे। अगर बात करें अगले ऑप्शंस की, यानी कि अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें, तो वर्ल्ड बैंक में इसमें वर्तमान में ये जो वर्ल्ड बैंक है, वर्तमान में हमारे देश के ही अजय बंगा यहाँ के क्या है? प्रमुख निर्देशक कह लीजिए, इसका सीईओ कह लीजिए, है ना, अध्यक्ष कह लीजिए, अजय बंगा। सब लोग नाम याद रखिएगा, अजय बंगा। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन डीसी में है। वॉशिंगटन डीसी, जिसको हम लोग यूएसए कहते हैं, जगह कम है, आप लोग समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना भी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। सब लोग ये बात भी याद रखिएगा, 1945 में हुई थी। एंटोनियो गुटेरस यहाँ के क्या है? एंटोनियो गुटेरस यहाँ के महानिदेशक हैं संयुक्त राष्ट्र, सब लोग याद रखें। अब बात करें एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक की। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक की अगर बात की जाए तो मसातो कांडा, मनीला फिलीपींस में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। थोड़ा जगह यहां पर कम है तो हम आगे लिख देते हैं, ठीक है। मसातो कांडा, एडीबी की अगर बात करें, तो मसातो
कांडा जो है वो इसके प्रमुख है, वो इसके महानिदेशक हो गए, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो मनीला फिलीपींस, मनीला फिलीपींस, मनीला फिलीपींस, मनीला फिलीपींस, मनीला फिलीपींस, सब लोग याद रखिएगा, मनीला फिलीपींस, इतना सब लोग याद रखिएगा। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आई? क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आई? जल्दी जल्दी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आई? क्या यह बात सभी बच्चों को समझ में आई? तो फटाफट आगे बढ़ेंगे, जल्दी जल्दी फटाफट आगे बढ़ेंगे। अगर ये बात सबको समझ में आ गई तो फटाफट सब लोग आगे बढ़ेंगे। मेज पर है, चलो भैया अब अगले क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। आप लोगों ने कमेंट अभी तक नहीं किया, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट अभी तक नहीं किया, कमेंट अभी तक किसी बच्चों ने नहीं किया, किन्हीं बच्चों ने कमेंट नहीं किया कि ताजमहल को कब श्रेणी दी गई, ताजमहल को कब श्रेणी दी गई हमारी यूनेस्को में, यूनेस्को में ताजमहल को कब स्थान दिया गया, ये आप लोगों ने अभी तक नहीं बताया, ये आप सभी लोगों ने अभी तक नहीं बताया। जल्दी बताइए, थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताएंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे। यूनेस्को की श्रेणी में ताजमहल को कब नामांकित किया गया? तो हम कहेंगे अजंता एलोरा के साथ ही 1983 में, 1983 में ही ताजमहल को भी यूनेस्को की श्रेणी में रखा गया था, यूनेस्को की श्रेणी में। हाल ही में वर्तमान में लखनऊ को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, देखिए एक आंसर आ गया शुक्ला जी का, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा, बहुत बहुत धन्यवाद। हाल ही में सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के नाम से यूनेस्को की एक और श्रेणी आती है जो कि व्यंजनों के लिए होती है, पाक व्यंजनों के लिए, खाने वाले व्यंजनों के लिए होती है। तो पाक व्यंजनों के लिए सब लोग याद रखिएगा मेरे दोस्तों, हाल ही में लखनऊ शहर को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में सम्मिलित किया गया, सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में सम्मिलित किया गया। बस चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द स्पिरिट बिजनेस अवार्ड 2025 में ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर जीतने वाली भारत की पहली रम कंपनी कौन सी बनी? पहली रम कंपनी, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग। विच इंडियन रम बिकम द फर्स्ट टू विन सॉरी द ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर एट द स्पिरिट्स बिजनेस अवार्ड 2025। तो स्पिरिट बिजनेस अवार्ड सब लोग याद रखेंगे, सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। वेरी गुड बच्चा, बहुत बढ़िया बेटा। विच सिटी रम बिकम, तो हम लोग कहेंगे ओल्ड मॉन्क, जर्नी क्रांति, कैमिकारा या मकाजाई रम। तो हम लोग कहेंगे कैमिकारा रम जो है वो भारत का ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर जीतने वाला भारत का पहला भारतीय रम बन गया। रम एक गलत पदार्थ तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ शराब होती है और जिसका भारत में गलत दुरुपयोग किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही, कैमिकारा बच्चे ने उत्तर दिया, शुक्ला जी ने उत्तर दिया, बहुत बढ़िया भैया जी, बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग सभी बच्चों का ढेर सारा स्वागत है। पल्लवी जी आ गई। एक बार जल्दी जल्दी इस सेशन को शेयर करिए, फटाफट इस सेशन को शेयर कीजिए, क्योंकि इस बार हम लोग पढ़ रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स। वीकली करंट अफेयर्स, सब लोग ध्यान देगा, क्या पढ़ रहे हैं? वीकली करंट अफेयर्स। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। अगले क्वेश्चन में बात करें, बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2025 के अनुसार दुनिया में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन बन चुका है? अकॉर्डिंग टू द बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2025 व्हिच कंट्री हैज बिकम द लार्जेस्ट मिल्क प्रोडक्शन प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड? तो हम लोग क्या कहेंगे वर्ल्ड में? भारत, श्रीलंका, रशिया, चीन। जल्दी से उत्तर दीजिएगा, भारत, श्रीलंका, रशिया या फिर चीन, कौन सा वो देश है? कौन सा वो देश है मेरे दोस्तों? कौन सा वो देश है, सब लोग याद रखिएगा, जो द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क बन चुका है? हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क बन चुका है, सब लोग याद रखेंगे, वो हमारा प्यारा भारत है, वो हमारा प्यारा भारत है। बिल्कुल सही उत्तर, बहुत बढ़िया बच्चा। भारत में ऑपरेशन फ्लड बोलो या दुग्ध क्रांति बोलो, इसके जनक कौन कहे जाते हैं? तो हम लोग कहेंगे दुग्ध क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन कहे जाते हैं। कौन कहे जाते हैं मेरे दोस्तों? वर्गीज कुरियन कहे जाते हैं। कौन कहे जाते हैं? वर्गीज कुरियन कहे जाते हैं या माने जाते हैं, सब लोग इस बात को याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। फटाफट सेशन को शेयर करते रहिए भाई साहब, सभी लोग शेयर करते रहिए। अमेरिका रशिया की संयुक्त अंतरिक्ष टीम ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, है ना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने के लिए किस रॉकेट से कजाकिस्तान के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से अभी प्रस्थान किया है? तो भैया द जॉइंट यूएस रशियन स्पेस क्रू डिपार्टेड फॉर द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन फ्रॉम कजाकिस्तान बैकानूर। अब लिखा है कॉस्मोड्रोम ऑन विच रॉकेट? किस रॉकेट से लोग गए? फाल्कन 5 से गए, सोयूज MS-28 से गए हैं, एरियन 2 से या स्टारशिप? तो हम लोग क्या कहेंगे? सही उत्तर होगा बी, सोयूज MS-28, सोयूज MS-28, सोयूज। वेरी गुड, बी इज द राइट आंसर, वेरी गुड।
सब लोग याद रखिएगा। सोज इसको नाम है, सोइज बोलो, सोज बोलो, MS-28 से लोग गए हैं। अगला क्वेश्चन अगर आप बात की जाए तो किस देश के वैज्ञानिकों ने कैंसर को डीकोड करने के लिए एक AI टूल जिसका नाम ऑन्कोमॉर्क है, ऑन्कोमॉर्क, इसको विकसित किया? साइंटिस्ट फ्रॉम विच ऑफ द स्टेट और विच ऑफ द कंट्री हैव डेवलप्ड एन AI टूल ऑन्कोमॉर्क टू डिकोड द कैंसर? हम लोग कहेंगे फिर से अपने प्यारे भारत ने, अपने प्यारे भारत ने। आइए इसकी चर्चा आपको दिखाते हैं जरूर। इसको नाम इसका क्या है? ऑन्कोमार्क, ऑन्कोमार्क। तो आइए देखिए चर्चा करते हैं एक बार आप सभी लोगों को यहां पर दिखाते हैं ऑन्कोमार्क क्या है ना? ऑन्कोमार्क, ऑन्कोमार्क चलिए यहां पर देखने का प्रयास कीजिए सभी बच्चा लोग। कैंसर के फैलने के तरीके का पहले से ही पता लगा लेगा भारतीय AI। ये जो सिस्टम आपका दिख रहा है, देखिए कैंसर के फैलने के तरीके को पहले ही पता लगा लेगा भारतीय AI ऑन्कोमार्क। आप सब लोग को यहां पर दिख रहा होगा, देखिए ध्यान से देखिए। ऑन्कोमार्क AI फ्रेमवर्क बनाया। यह AI जो क्या करता है? कैंसर की कोशिकाओं के मॉलिक्यूलर माइंड को पढ़ता है। भारतीय वैज्ञानिकों ने ऑन्कोमार्क नाम का एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल बनाया जो कैंसर के इलाज के तरीके को बदल सकता है। एक बड़ी क्रांति ये मानी जा सकती है। ठीक है, तो ये नोट्स आप लोग जरूर यहां पर पढ़ लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, दिसंबर 2025 में व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान भारत, रशिया या रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? Which edition of the Indian-Russia annual summit will be held during Vladimir Putin's visit to India in December 2025? तो अभी आए हुए हैं पुतिन जी, सबको पता है। तो भैया 23वां संस्करण है, 22वां संस्करण है, 12वां संस्करण है या फिर 24वां संस्करण? उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा सभी बच्चा लोग। नमस्ते बच्चा, मे बी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, स्वागत बच्चा आप सभी लोग का। चैनल पर नए बच्चे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर ले। चैनल पर जो भी नया बच्चा है चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर ले। हम लोग कहेंगे ये कौन सा भारत और रशिया का वार्षिक शिखर सम्मेलन है? हम लोग कहेंगे 23वां वार्षिक सम्मेलन, 23वां वार्षिक शिखर सम्मेलन है, 23वां वार्षिक शिखर सम्मेलन है, 23वां वार्षिक रूस और भारत का। भारत और रूस मिलकर कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं? तो इंडिया एंड रशिया, ये दोनों मिलकर हम लोग कहेंगे इंदिरा, नाम क्या याद रखिएगा आप सब लोग, इंदिरा मिलिट्री एक्सरसाइज, जो कि तीनों सेनाएं इसमें सम्मिलित होती हैं। सब लोग याद रखिएगा, तीनों सेनाएं मिलकर इंदिरा, तीनों सेनाएं, दोनों देशों की तीनों सेनाएं मिलकर क्या करती हैं? सब लोग याद रखेंगे, तीनों सेनाएं मिलकर, तीनों सेनाएं इंदिरा, इंदिरा नाम का मिलिट्री एक्सरसाइज या फिर सैनिक। हाँ, बहुत अच्छे बच्चा, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत स्वागत बच्चा, बहुत बहुत स्वागत सभी लोगों का, बहुत स्वागत सभी लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स का खिताब हाल ही में किसने जीता? हु वॉन द विमेन्स डबल्स टाइटल एट द सैयद मोदी इंटरनेशनल? देखो एक इतिहास रचा है गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जॉली ने। हम लोग कहेंगे गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जॉली, गायत्री गोपीचंद एंड त्रिशा जॉली ने हाल ही में सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता है डबल्स में। सब लोग नाम याद रखिएगा, डबल्स में। ठीक है, चलिए चलो, मे बी अनदर, बच्चा पढ़ लो बेटा। किम जोंग भी यहां पर आ चुके हैं, क्या बात है, किम जोंग भी आ चुके हैं। रशिया से वो आए तो भैया इनका भी आना बनता है, बहुत बढ़िया बात है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसे भारत की पहली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी बनाने का प्रयास किया जाएगा या फिर शुरू कर दिया? हमारे जो दीदी हैं, दीदी तो नहीं बोलेंगे, ताई बोलेंगे, सॉरी, है ना। हाँ, तो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, नाम उनका लेंगे, पता चला कोई टैक्स फिर बढ़ा देंगे, इसीलिए नाम नहीं लेते, उनको ताई हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ये पता चला फिर से कोई टैक्स बढ़ा देंगे। इधर भी तो ठीक काम किए हैं थोड़ा, लेकिन नाम याद रखिए सब लोग। जल्दी से बताइए कमेंट करके कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर का क्या नाम है, वित्त मंत्री का भारत के वर्तमान का नाम क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मेड इंडिया फर्स्ट इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी? तो हाल ही में ताई जी ने कहा कि भैया हम लोग अमरावती में, जो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, इस अमरावती में सभी वित्तीय संस्थाओं का प्रमुख मुख्यालय खोलेंगे, ताकि वित्तीय संस्थाएं सभी एक जगह हो जाए, ताकि वित्तीय संस्थाएं सभी एक जगह हो जाए। तो वित्तीय संस्थाओं का
मुख्यालय जो है, सभी प्रमुख वित्तीय संस्थाओं का मुख्यालय, ऐसा कहा जा रहा है कि ये लोग खोलने का प्रयास करने वाले हैं। कहाँ पर? अमरावती में। कहाँ पर मेरे दोस्तों? अमरावती में, सब लोग याद रखिएगा, ठीक है, यानी आंध्र प्रदेश। वेरी गुड किम जोंग जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो हम लोग क्या कहेंगे? चंद्रबाबू नायडू जी, है ना, सी नायडू, जो कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए जो है उसमें भी सम्मिलित है। निर्मला सीतारमण, बहुत बढ़िया। पल्लवी बच्चा, बहुत बढ़िया। निर्मला ताई का नाम आपने बताया, बहुत अच्छी बात है, सब लोग याद रखेंगे। अगर हम लोग लखनऊ की बात करें तो सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का अवार्ड इसको मिला। सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का अवार्ड, सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का अवार्ड इनको मिला। सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का अवार्ड मिला, किसकी तरफ से मिलता है? यूनेस्को की तरफ से मिलता है। मतलब जहां का व्यंजन सबसे बढ़िया हो, सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, उसको सम्मिलित किया जाता है, सब लोग याद रखेंगे। पटना की यदि बात की जाए तो पटना में हाल ही में 7वां संस्करण हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम का। कौन सा मेरे दोस्तों? खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम। और इसमें विजेता जो रहा था वो महाराष्ट्र रहा था, सब लोग याद रखेंगे, महाराष्ट्र रहा था, सब लोग याद रखेंगे कौन था? महाराष्ट्र था, जिसने, महाराष्ट्र हर बार खेलो इंडिया यूथ गेम में बढ़िया प्रदर्शन कर रहा है। चलिए, सिटी ऑफ नवाब भी इसको कहा जाता है, और एआईसीटी भी हाल ही में इसको घोषित किया जाएगा। किम जोंग जी बिल्कुल सही बता रहे हैं, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 9वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दुनिया का सबसे लंबा, अरे राम रे राम, दुनिया का सबसे लंबा ड्राइवरलेस नेटवर्क कौन बन गया? दुनिया का सबसे लंबा ड्राइवरलेस नेटवर्क कौन बन गया? हम लोग याद रखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ड्राइवरलेस नेटवर्क। ड्राइवरलेस मतलब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ किसकी? तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर मेट्रो की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मेट्रो की। तो हम लोग कहेंगे मेट्रो जो है सबसे लंबा, अगर बात किया जाए तो सिंगापुर, टोक्यो, रियाद, रियाद सब लोग नाम याद रखिएगा, डी इसका सही जवाब है। मेट्रो ड्राइवरलेस है ना, आंसर इज डी, आंसर इज डी, बिल्कुल सही आंसर किम जोंग जी, बहुत बढ़िया। रियाद मेट्रो जो कि सऊदी अरब का, नाम याद रखेंगे सब लोग, सऊदी अरब, सऊदी अरब में रियाद मेट्रो को अब तक का रिकॉर्ड बना दिया गया कि 176 किलोमीटर तक ड्राइवरलेस ये ड्राइविंग कर रहा है, 176 किलोमीटर, सब लोग याद रखेंगे। अब तक का सबसे लंबा दूरी का यात्रा रियाद मेट्रो, तो हम लोग नाम याद रखेंगे। सबसे लंबा ड्राइवरलेस नेटवर्क अगर कहीं पर है तो हम लोग कहेंगे रियाद में है, यानी सऊदी अरब में है। चलिए, बढ़िया तरीके से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए, बहुत बढ़िया, डी इज द राइट आंसर, सब बच्चे दे रहे हैं। एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए यार, 10 लोग देख रहे हैं और लाइक केवल 1 लोग किए हुए हैं, बहुत गलत बात है ये तो। 10 लोग देख रहे हैं, 15 लोग देख रहे हैं, लाइव केवल 1 लोग, बहुत गलत बात है। जल्दी सब लोग लाइक कर दीजिए तो भाई, फटाफट सब लोग लाइक कर दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चला जाए। भारत का पहला एआई पावर्ड एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन किसने बनाया था? हु हैज डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट एआई पावर्ड एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल? तो हम लोग कहेंगे इंद्रजाल कंपनी, इंद्रजाल ने बनाया था। किसने बनाया था? इंद्रजाल ने, ठीक है, सब लोग याद रखिएगा। राधे राधे बच्चा, राधे राधे। ओडीआई में सबसे ज्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड हाल ही में किसने बना दिया और किसने किसका रिकॉर्ड तोड़ा, सबकी बात करेंगे। तो ओडीआई में सबसे ज्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड बनाया, हु होल्ड द रिकॉर्ड नाउ? द हिटमैन शर्मा, जिनको हम लोग रोहित शर्मा के नाम से भी जानते हैं, जिनको हम लोग हिटमैन शर्मा के नाम से भी जानते हैं, जिनको हम लोग शर्मा जी के लड़के के नाम से भी जानते हैं, अलग अलग तरीके के नाम से जानते हैं। खैर, आइए इनके बारे में भी थोड़ा चर्चा करते हैं यहाँ पर, है ना। तो देखते हैं, सबसे ज्यादा 6 मारने वाला बैट्समैन, बैट्समैन, चलिए आइए देखते हैं, चर्चा करते हैं। इंटरनेट चल रहा है? हाँ बिल्कुल चल रहा है। वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले मामले में भारत के रोहित शर्मा पहले नंबर पर, उनके बल्ले से इस फॉर्मेट में अब तक 352 छक्के लगाए जा चुके हैं। कौन है वो 7 लोग जो नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3? तो आइए, ये ज्यादा जरूरी है, पेपर में ये सब थोड़ा बहुत इधर उधर पूछ सकता है। पल्लवी मस्त खुश हो गई होंगी, क्योंकि पल्लवी जो है, जाहिर सी बात है ना, बहुत बड़ी फैन है रोहित शर्मा की। तो रोहित शर्मा 352 छक्के, सब लोग नाम याद रखेगा, रोहित शर्मा 352 छक्के, रोहित शर्मा। शाहिद अफरीदी 351 छक्के, ठीक है,
ये क्या आ गया? अच्छा, ये सब तो अलग है अलग। बताओ, गूगल पे भी ऐड दे रहे हैं कुल, और कट भी नहीं रहा यार। आप कटेगा, खैर आप लोग छोड़िए। सनत जयसूर्या आज भी चौथे पर है, तीसरे पर क्रिस गेल हैं। तो यही 3-4 क्वेश्चन पूछ सकता है, और क्या ही पूछेगा। तो इसको वापस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, हम लोग कम से कम यहाँ पर रहे कम से कम। हाँ चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का नया अर्थक्वेक जोन या जोनेशन मैप किया गया, जिसमें भारत को बताया गया कि कितने भूकंप जोन भारत में लगभग हैं। ठीक है, कितने भूकंप जोन भारत में लगभग हैं, बताइए। अकॉर्डिंग टू द इंडियाज रिवाइज्ड अर्थक्वेक जोनेशन मैप, हाउ मैनी अर्थक्वेक जोन्स आर देयर इन इंडिया? उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा, जल्दी जल्दी बताइएगा कि वर्तमान में भारत में अर्थक्वेक के जोन कितने हैं। हम लोग कहेंगे 5 हैं। कितने हैं मेरे दोस्तों? 5 हैं। 5 जोन टोटल हैं, सब लोग याद रखिएगा। 5 जोन्स आर देयर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चा, कीर्ति यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पर जो भी नए बच्चे, एक बार चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें। सुल्तान अजलान शाह कप में भारत ने कौन सा पदक जीता? भाई बड़ा दुख हुआ, थोड़ा सा हम लोग हार गए हैं सुल्तान अजलान कप में। सब लोग नाम याद रखिएगा, सब लोग नाम याद रखिएगा मेरे दोस्तों। हम लोगों को कौन सा पदक प्राप्त हुआ? तो हम लोग कहेंगे रजत पदक प्राप्त हुआ। भाई एक पॉइंट से हम लोग रह गए, तो हम लोग कहेंगे सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ। भारत इसमें उपविजेता रहा, भारत इसमें उपविजेता रहा, उपविजेता रहा। सब लोग याद रखिएगा, सब लोग याद रखिएगा। जबकि विजेता कौन रहा, कोई बताएगा? विजेता कौन रहा, कौन बताएगा भाई? विजेता कौन सा देश रहा? केवल एक ही गोल हुआ, यह हॉकी का टूर्नामेंट है, एक गोल, 1-0 से वो सब जीत गए, 1-0 से जीत गए बेल्जियम। वेरी गुड किम जोंग, बहुत अच्छे बच्चा, बहुत बढ़िया। बेल्जियम, बिल्कुल सही, बेल्जियम यहाँ पर विजेता रहा, स्वर्ण मेडल लेकर गया। और भारत 1-0 से इस टूर्नामेंट को हार गया। सब लोग याद रखेंगे, 1-0 से इस टूर्नामेंट को भारत हार गया। बेकार लगा, मुझे भी बहुत बेकार लगा, लेकिन खैर कोई बात नहीं। अच्छा, ये कहाँ पर हुआ था? तो ये मलेशिया में। ये पेपर में एक क्वेश्चन आ सकता है ना? तो सब लोग याद रखेंगे, 32वां जो ये एडिशन था सुल्तान अजलान शाह कप का, ये कहाँ पर हुआ था? तो सुल्तान अजलान शाह कप का 32वां संस्करण कहाँ पर हुआ था? हम लोग कहेंगे, हम लोग कहेंगे ये मलेशिया में हुआ था ना। हाँ, मलेशिया में, मलेशिया में हुआ था, इपोह, मलेशिया के इपोह में, मलेशिया के इपोह में। सब लोग याद रखिएगा, मलेशिया के इपोह में। बहुत बढ़िया, मलेशिया इपोह में आयोजन। क्या बात है शुक्ला जी, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। 32nd एडिशन, वेरी गुड। के सिंह जी, के सिंह जी थे? नहीं, किम जोंग जी हैं। चलिए कोई बात नहीं बच्चा, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत बहुत बढ़िया बच्चों। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने अपना 61वां रेजिंग डे कब मनाया? व्हेन डिड द बॉर्डर सिक्योरिटी, बीएसएफ जिसको हम लोग कहते हैं, है ना, बीएसएफ सेलिब्रेट इट्स 61st रेजिंग डे? हम लोग कहेंगे 1 दिसंबर 2025 को, 2025 को, 1 दिसंबर 2025, 1 दिसंबर 2025। बहुत अच्छे हो दोस्तों। मलेशिया कैपिटल कोल्हापुर, पीएम अनांग ब्राह्मण। बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सब तुम बता दिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया। हम लोग कहेंगे दलजीत सिंह चौधरी इस समय महानिदेशक है बीएसएफ के, बीएसएफ के महानिदेशक की अगर बात करें, दलजीत सिंह चौधरी, दलजीत सिंह चौधरी। सब लोग याद रखिएगा, बीएसएफ ने अपना 61वां रेजिंग डे कब मनाया? हम लोग कहेंगे 1 दिसंबर 2025 को। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना 1965 में हुई थी, 1 दिसंबर 1965, 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई थी। सब लोग याद रखेंगे, 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई थी। वेरी गुड, हाँ बहुत बढ़िया। प्रवीण कुमार को अतिरिक्त प्रभार अभी मिला है, सब लोग याद रखेंगे, प्रवीण कुमार को अतिरिक्त प्रभार मिला है, ठीक है। वो आईटीबीपी के हैं ना, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, अरे फिर से वही क्वेश्चन, नहीं, मुख्य रूप से किस 2 देशों के साथ भारत की सीमाओं के, अच्छा हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि भारत, द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मेनली गार्ड्स इंडियाज बॉर्डर विथ विच ऑफ द 2 कंट्रीज? जो बीएसएफ है वो 2 कंट्रियों के सीमा बॉर्डर के साथ हमारी सीमा की रक्षा करता है। वो 2 देश कौन से? चाइना, नेपाल, म्यांमार, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान। उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा, फटाफट उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा कि जो बीएसएफ है मेरे दोस्तों, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, वो किन 2 देशों के साथ या 2 देशों के ही बॉर्डर का हम लोग का ध्यान रखती है या सुरक्षा इत्यादि करती है? तो हम लोग क्या कहेंगे?
किम जोंग कह रहे हैं चाइना नेपाल, बिल्कुल गलत आंसर, बिल्कुल ही गलत आंसर। ठीक है, चलो बिल्कुल गलत आंसर, चाइना नेपाल बिल्कुल गलत आंसर। सही उत्तर देने का प्रयास करेंगे सभी बच्चा लोग, सही उत्तर देने का सभी बच्चा लोग प्रयास करेंगे जल्दी जल्दी। बीएसएफ मुख्य रूप से किन दो देशों के साथ भारत की सीमाओं की रक्षा करती है? जितने भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं 11-12 सब बता सकते हैं। ठीक है, एक बार लाइक कर दीजिए भाई, एक बार लाइक कर दीजिए जल्दी जल्दी, एक बार लाइक कर दीजिए, एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सही उत्तर है पाकिस्तान और बांग्लादेश। हम लोग क्या याद रखेंगे, सही उत्तर क्या है, पाकिस्तान और बांग्लादेश। सी इज द राइट आंसर, वेरी गुड श्रेया जी एंड राहुल कुमार सरोज जी, वेरी गुड। पल्लवी जी वेरी गुड एंड शुक्ला जी गलत हो गया है। ठीक है, मे बी नहीं, बिल्कुल सही आंसर, सी इज द राइट आंसर, पाकिस्तान और बांग्लादेश, पाकिस्तान और बांग्लादेश, पाकिस्तान और बांग्लादेश, सब लोग याद रखिएगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुरुषों का वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर। अच्छा, अगर आपसे पाकिस्तान या बांग्लादेश से संबंधित क्वेश्चन पूछ ले, खासतौर से बांग्लादेश से क्वेश्चन आ सकता है, शेख हसीना से संबंधित, पूर्व बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को हाल ही में क्या दिया गया, तो मौत की सजा सुनाई गई है या फिर फांसी चढ़ाने की सजा दी गई है, याद रखेंगे सब लोग। अर्चना गुप्ता जी बहुत बहुत स्वागत है, राधे राधे बच्चा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुरुषों का वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2025 किसको चुना गया, चलिए उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। हु वाज चूजन एज द मेंस वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2025? इमैनुअल वोन्योनी, आर्मन डुप्लांटिस, सेबेस्टियन सोवे या झांग जियाले? उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा सभी बच्चा लोग, एक बार फटाफट उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा जल्दी जल्दी। चलिए, बहुत सही बहुत सही बहुत सही, बहुत बहुत स्वागत, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। आर्म्ड डुप्लांटिस इज द राइट आंसर। आर्म, स्वीडन के आर्म्ड डुप्लांटिस, स्वीडन के आर्म्ड डुप्लांटिस, स्वीडन के आर्म्ड डुप्लांटिस, स्वीडन के आर्म्ड डुप्लांटिस, जो कौन सा खेल खेलते हैं, पोल वॉल्टर, पोल वॉल्टर खेल खेलते हैं, सब लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही, डुप्लांटिस इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बहुत स्वागत सभी बच्चों का। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऐप बेस्ड कम्युनिकेशन सर्विस के लिए डीओटी साइबर सिक्योरिटी नियमों के तहत गलत इस्तेमाल करने को रोकने के लिए मैसेजिंग ऐप को लगातार किससे लिंक रहना चाहिए? बहुत ही, ये तो कोई इन्फॉर्मेटिव वाला क्वेश्चन है, ये इन्फॉर्मेशन वाला, करंट अफेयर्स तो छोड़ दो, इन्फॉर्मेशन है कि अंडर द डीओटी साइबर सिक्योरिटी रूल जो भी ऐप बेस्ड कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं, टू प्रिवेंट मिसयूज को हटाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, मैसेजिंग एप्स मस्ट रिमेन कंटिन्यूअसली लिंक टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो किससे, ये जो ऐप्स हैं लिखा हुआ है ना नियमों के तहत, गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए मैसेजिंग ऐप को लगातार किससे लिंक रहना पड़ेगा? यूजर के ईमेल एड्रेस से, डिवाइस के फिंगरप्रिंट या हार्डवेयर से, यूजर के डिवाइस में जो इंस्टॉल एक्टिव सिम कार्ड है उससे, या क्लाउड बेस्ड ऑथेंटिक सिस्टम से, CBAS से? हम लोग कहेंगे सही उत्तर इसका होगा यूजर का जो भी सिम कार्ड वो यूज कर रहा है, खासतौर से जो डिवाइस में इंस्टॉल्ड सिम कार्ड है, एक्टिव सिम कार्ड है, अगर उससे हम लोग इसका संबंध रखेंगे, मैसेजिंग ऐप का संबंध रखेंगे, तो फिर प्रिवेंट हो सकता है, यानी कि बच सकता है, मिसयूज उसका होने से बच सकता है। तो जो भी आपके पास, हाँ सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, सही बच्चा। विश्व कौशल एशिया प्रतियोगिता में 2025 में भारत ने कौन सी रैंक हासिल की? तो हम लोग कहेंगे कि 1 सिल्वर और 2 कांस्य जीतकर हम लोगों ने कौन सी, हाँ साइबर सिक्योरिटी ब्राह्मण एम्बेसडर, बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया। विश्व कौशल एशिया प्रतियोगिता WSAC यानी कि वर्ल्ड स्किल एशिया कंपटीशन में भारत ने कौन सी रैंक हासिल की? उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा, भारत ने कौन सी रैंक हासिल की, भारत ने कौन सी रैंक हासिल की? हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे 8वीं रैंक, बिल्कुल सही, 8वीं रैंक इज द राइट आंसर। 1 सिल्वर और 2 कांस्य पदक के साथ, 1 सिल्वर और 2 कांस्य पदक के साथ, बताओ 1 सिल्वर 2 कांस्य जीतने के बाद भी हम लोग 8वीं रैंक पा गए। और पता कितने लोग इसमें भाग लिए थे? 8वीं रैंक। तो हम लोग कहेंगे दुनिया भर से कुल 29 एशिया के देश इसमें सम्मिलित थे। दुनिया भर हम क्यों ही नाम ले, 29 एशिया के देश थे जिसमें भारत ने टॉप 10 में जगह बनाई। हम लोग यही में खुश है, टॉप 10 में हम लोगों ने जगह बनाई भैया, टॉप 10 में हम लोगों ने जगह बनाई है। 8वां हम लोग का नंबर आया है, सब लोग इस बात को याद रखेंगे। चलिए 1 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज, बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को वर्ष 2025 के लिए वर्ष का शब्द यानी वर्ड ऑफ द ईयर, यानी वर्ड ऑफ द ईयर, सब लोग याद रखेंगे, वर्ड ऑफ द ईयर, वर्ड ऑफ द ईयर, विच वर्ड हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय ऑक्सफोर्ड एज द वर्ड ऑफ द ईयर? तो हम लोग क्या कहने वाले हैं, हम लोग कहने वाले हैं रेज बैट, ब्रेन रोट, बेथरोज नहीं, रेज बैट, डी इज द राइट आंसर, रेज बैट। रेज बैट का अर्थ क्या होता है?
रेज, RAGE, रेज मतलब गुस्सा होता है ना, रेज और फिर बैट, BAIT। रेज बैट ने मेरे दोस्तों, रेज बैट ने, सब लोग नाम याद रखिएगा क्या, रेज बैट ने, सब लोग नाम याद रखिएगा, रेज बैट ने, रेज बैट ने वर्ड ऑफ द ईयर, वर्ल्ड लिख दिए हम भी, देखो वर्ड होगा ना, वर्ड, WORD, वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है रेज बैट को। रेज बैट को क्या किया, वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत सबका स्वागत है। रेज बैट को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। Dictionary.com अगर आपसे पूछेगा तो आप लोग याद रखेंगे 6 और 7। ठीक है, चलो हाँ, अब हम लोग ये एक बात याद रखेंगे कि इस रेज बेट का क्या अर्थ है। तो देखो, सोशल मीडिया पर नेगेटिविटी फैलाना, लोगों को गुस्सा दिलाना, कुछ ऐसा पोस्ट करना जिससे लोगों को गुस्सा आए, लोग उस पर चर्चा करें और धीरे धीरे वो वायरल हो जाए, इसी चीज को नाम दिया गया रेज बेट। इसी चीज को क्या नाम दिया गया मेरे दोस्तों, रेज बेट। आप लोग कृपया करके ग्रुप में, अरे ये कमेंट में बात मत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, आंसर क्वेश्चन का दीजिए। ठीक है, हम्म, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 14वां इक्विवेरन सैन्य अभ्यास 2025 केरल में शुरू किया जाएगा? सब लोग नाम याद रखेंगे। द 14th इक्विवेरन मिलिट्री एक्सरसाइज 2025 बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द कंट्री विल बिगिन इन केरला? सब लोग उत्तर देने का प्रयास करेंगे, जल्दी से एक बार सब लोग उत्तर देंगे। चाइना, श्रीलंका, रशिया, मालदीव। तो हम लोग देखिए, रशिया के साथ हम लोग का इंदिरा है, रशिया के साथ हम लोग का कौन सा है, इंदिरा। श्रीलंका के साथ हम लोग का मिलिट्री एक्सरसाइज भारत का कौन सा है, हम लोग रशिया का याद रखते हैं, पहले लिख देते हैं सबका, इंदिरा। ठीक है, हम लोग का क्या है, मित्र शक्ति श्रीलंका। अरे, इंदिरा रशिया के साथ, इंदिरा रशिया के साथ, मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ, मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ, चाइना के साथ कोई हो नहीं सकता, तो ले देगा, बचा क्या, मालदीव। तो इक्विवेरन जो है उसका मालदीव के साथ, मालदीव की राजधानी माले है, मालदीव की राजधानी क्या है, माले है, मालदीव की राजधानी माले है। ठीक है, मोहम्मद मुइज्जू यहाँ के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं, जो बहुत टेलर में भी थे अभी कुछ समय पहले तक, अभी फिर आए भारत में, यात्रा उत्तरा किए, घूमे, ये ताजमहल उजमहल घूम के गए बेचारे, कि भैया आ जाओ सब लोग, पर्यटक आ जाओ, गलती से मुंह से निकल गया था, है ना, मोहम्मद मुइज्जू। मोदी जी को, मोहम्मद मुइज्जू नया नया प्रधानमंत्री जब बने थे, अरे राष्ट्रपति जब वहां बने थे, तो बड़ा टेलर में थे कि भारतीय सेना यहाँ से वापस लौट जाए, हम कहते हैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, भारतीय सेना यहाँ से चली जाए, हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और बड़ा टेलर में थे, अपने देश की जनता को दिखा रहे थे। और हमारे मोदी जी भी कहते तो कुछ नहीं है, इंटरनेशनल रिलेशन में चट्टे से पहुंच गए। लक्षद्वीप, कहें नो मालदीव, कम लक्षद्वीप, लक्षद्वीप तो मालदीव से ज़्यादा सुंदर है, चार ठो कूड़ा उड़ा उठा दिए, बस उतने में तो हमारे देश की जनता बम बम हो गई। बस भैया आप चलो, छोड़ो मालदीव, चलो लक्षद्वीप। हालत खराब हो गया इनका चचा का, क्योंकि इन लोगों का 60% 70% जो GDP है वो भारतीय, या फिर दुनिया भर के, भारतीय भी कह लीजिए, 50-60% तो भारतीय पर्यटकों की वजह से इन लोग का GDP चलता है। बस चोखा हो गया, आए फिर भारत में, माफी भी मांगे होंगे, दिखाया नहीं बोले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार के निर्देश पर देश भर के जो राजभवन है ना, यानी राज्यपाल आवास जिसको कहा जाता है, उसका नाम बदलकर हाल ही में क्या रखा गया है? ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, व्हाट वाज द नेम ऑफ राजभवन गवर्नर्स रेसिडेंस अक्रॉस द कंट्री चेंज टू लोक भवन? अब इसका नाम क्या हो गया, लोक भवन हो गया। सब लोग नाम याद रखेंगे, बी इज द राइट आंसर, लोक भवन हो गया है। क्या हो गया है, लोक भवन हो गया है, लोक भवन हो गया, लोक भवन हो गया। ठीक है, चलिए लोक भवन हो गया, लोक भवन हो गया। ठीक है, सब लोग नाम याद रखे, क्या, लोक भवन हो गया। चलिए 22वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के महानिर्देशक का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला? अब एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बना, अतिरिक्त प्रभार के बारे में प्रश्न पूछ रहा, सब लोग याद रखेंगे। अतिरिक्त प्रभार यानी कि आगे अब फिर से उन्होंने इस भार को संभाला। ठीक है, तो उत्तर देने का प्रयास करेंगे। सॉरी चलिए कौन बताएगा? अतिरिक्त प्रभार, अभी मैंने आपको बताया था, सीमा सुरक्षा बल के महानिर्देशक का अतिरिक्त प्रभार यानी हु अज्यूम्ड द एडिशनल चार्ज ऑफ डायरेक्टिव जनरल ऑफ बोर्ड सिक्योरिटी ऑफ फोर्स BSF? दलजीत सिंह चौधरी, अमरप्रीत सिंह, दिनेश कुमार त्रिपाठी या पराग जैन? तो हम लोग कहेंगे तो दिनेश कुमार त्रिपाठी तो नौसेना के इस समय है, नौसेना प्रमुख है ना,
थल सेना प्रमुख इस समय अमरप्रीत सिंह जी हैं, थल सेना। तो इसको एलिमिनेशन मेथड भी कहते हैं, आप लोग ऐसे भी आंसर निकाल सकते हो। पराग जैन इस समय क्या है, रॉ के चीफ बने हुए हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ का फुल फॉर्म क्या होता है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। और उसके बाद बचे कौन, तो हम कहेंगे दलजीत सिंह चौधरी जी। कौन, दलजीत सिंह चौधरी जी, दलजीत सिंह चौधरी जी, सब लोग याद रखिएगा, ठीक है, दलजीत सिंह चौधरी जी। चलो चलिए, बहुत बढ़िया दोस्तों, एक बार वीडियो को लाइक भी कर दीजिए यार, एक बार जितने लोग देख रहे हैं यहाँ पर वीडियो को फटाफट लाइक करके शेयर भी कर दें। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड 2025 से 29 के लिए हाल ही में किस एशियाई देश को फिर से निर्वाचित कर लिया गया, पुनर्निर्वाचित कर लिया गया? विच एशियन कंट्री हैज बीन री इलेक्टेड टू द यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड फॉर द 2025 टू 2029 टर्म? नेपाल, जापान, फ्रांस, भारत। हम लोग कहेंगे अपना प्यारा भारत, 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 अपना प्यारा भारत। सब लोग नाम याद रखेगा, इंडिया, इंडिया, वेरी गुड, इंडिया। तो सब लोग याद रखेंगे। यूनेस्को की अगर बात करें तो इसका फुल UNESCO, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग इसका नाम याद रखिएगा। हम लोग कहते हैं इसकी जो हेडक्वार्टर है इसका, ये पेरिस में है। पहले क्वेश्चन में भी हमने आपको ये बताया था, पेरिस यानी कि कहाँ के, फ्रांस की राजधानी। इसके जो वर्तमान के महानिर्देशक हैं शक खालिद अल अनानी, अनानी है, सब लोग याद रखेंगे। इसके पहले आंद्रे एंजेलो थी, ठीक है, इतना बात हम लोग याद रखेंगे, इतना बात हम लोग याद रखेंगे। अब आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। अगर हम लोग आगे बात करें तो हम लोग क्या कह सकते हैं, फ्रांस और भारत के बीच कौन सा मिलिट्री एक्सरसाइज होता है ना, फ्रांस एवं तो इसका बहुत ही सिंपल याद रखना इसलिए, और पेपर में सबसे ज्यादा इसलिए पूछा जाता है क्योंकि तीनों सेनाओं का अलग अलग तरीके से होता है। जैसे अगर हम लोग देखो, अगर हम लोग वायुसेना की बात करें तो फ्रांस और भारत के बीच में वायुसेना वाला कौन सा पता है मिलिट्री, हम लोग कहेंगे गरुण। भाई गरुण उड़ने वाले थे ना, उड़ने वाले पक्षी हैं। तो अगर हम लोग यहाँ जल सेना की बात करें तो हमारे जल के देवता वरुण कहलाते हैं, तो वरुण एक्सरसाइज होता है। और अगर थल सेना की बात करें तो फ्रांस और भारत में थल सेना के साथ शक्ति नाम इसका है, शक्ति अभ्यास, ठीक है। ये तीनों नाम आप लोग याद रखिएगा, बड़ा ही मिलता जुलता है, ठीक है, सब लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलो, गरुण, शक्ति, वरुणा, फ्रांस, वेरी गुड, क्या बात है। जेमैक्स, जमात, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धर्म गार्जियन, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। धर्म गार्जियन जापान के साथ है ना, जेमैक्स होता है, धर्म गार्जियन होता है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। किम जोंग बच्चा, बहुत अच्छा आपने उत्तर दिया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और अगर हम लोग नेपाल की बात करें तो सौर्य किरण, सूर्य किरण अभ्यास, इनके साथ भी मिलिट्री एक्सरसाइज के नाम पर किया जाता है, मिलिट्री एक्सरसाइज, सब लोग याद रखिएगा, ME, मिलिट्री एक्सरसाइज। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 56वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? हु हैज बीन ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द 56th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। हम लोग कहेंगे गोवा में इसका आयोजन हुआ था, गोवा में हर साल ये आयोजित भी होता है, तो बहुत बड़ी बात नहीं, गोवा के पणजी में हुआ था। प्रमोद सावंत यहाँ के CM है। अभी हाल ही में का न्यूज़ आपको बता दें, कल गोवा के एक बहुत बड़े क्षेत्र में आग लग गई, कोई एक रेस्टोरेंट टाइप का था, और 23 लोग लगभग उसमें मर गए। कल की ही न्यूज़ बता रहे, कल रात की न्यूज़ बता रहे, 23 लोग लगभग उसमें मर गए। ये एकदम फ्रेश करेंट अफेयर्स आपका है, सब लोग याद रखेंगे, ठीक है। अभी तो पूरा खबर हम भी नहीं पढ़े हैं, लेकिन झटके झटके से अभी मोबाइल पर एक वो आया नोटिफिकेशन, तो मैंने पढ़ा था सुबह सुबह, ठीक है। सब लोग याद रखेंगे गोवा, और रजनीकांत जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, ठीक है। IFFI, कभी कभी इसको ऐसे भी लिखा जाता है, और बोल देगा इसका फुल फॉर्म बताओ, तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। क्या आप लोग नाम दोगे? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। इसका आयोजन हर साल कहाँ होता है आप लोगों को? गोवा में। गोवा में, सब लोग याद रखिएगा, गोवा में, सब लोग याद रखिएगा, गोवा में, ठीक है। पर्पल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? गोवा में। आपसे पूछेगा पर्पल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? पर्पल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? गोवा में। पर्पल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? गोवा में। पर्पल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? गोवा में। सब लोग याद रखेंगे,
हाल ही में मोहनलाल जी को कौन सा पुरस्कार मिला? तो हम लोग कहेंगे मोहनलाल जी क्या है, मलयालम यानी केरल की मूवीज बनाते हैं, केरल के राज्य के मलयालम में मूवी बनाते हैं। हाल ही में इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला। क्या मिला मेरे बच्चों? दादा साहब फाल्के पुरस्कार, सबसे बड़ा क्षेत्र का फिल्म क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। सब लोग नाम याद रखिएगा, दादा साहब, अरे भाई, दादा साहब फाल्के पुरस्कार इसको मिला, मोहनलाल जी को मिला, सब लोग याद रखेंगे। हाल ही में बात किया जाए, शाहरुख खान का नेटवर्थ सबसे ज्यादा था पूरे दुनिया में, अगर बात किया जाए पूरे भारत में, दादा साहब फाल्के, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शिप्पो फेस्टिवल, हाँ ये भी मनाया जाता है, बहुत अच्छे। कौन बताया? शुक्ला जी, बहुत बढ़िया। शिग्मो फेस्टिवल भी यहाँ पर मनाया था, गोवा में ही। अगला क्वेश्चन की बात अगर करें, कक्षा 10 के बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को सहायता देने के लिए प्रेरणा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया? प्रेरणा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द प्रेरणा स्कीम टू सपोर्ट द स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर क्लास 10th बोर्ड एग्जाम? हम लोग कहेंगे किसने? तो हम लोग कहेंगे असम की सरकार ने। असम, 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 राजधानी दिसपुर, यहाँ पे सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा है ना, सब लोग याद रखिएगा। जी शंकर कुरुप मलयालम को ही मिला था, हाँ बिल्कुल सही। सब लोग याद रखिएगा असम, सब लोग याद रखिएगा असम। बच्चा अभी वर्तमान की करंट अफेयर से, इसीलिए बहुत सारी जानकारी ये सब नहीं दे पा रहे हैं आपको हम, ठीक है, थोड़ा जल्दी करेंगे और प्रयास ये भी करेंगे क्योंकि ये बहुत अब नॉर्मल चीजें हैं, ये बात आप सब लोग को पता अब होगी, ठीक है। शेयर करते रहिए क्लास को फटाफट शेयर करते रहिए। इसके बाद आप सभी लोग का बहुत बेहतरीन सेशन चलेगा रीजनिंग का, ठीक है। चलिए, क्लास 10th बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए असम सरकार ने प्रेरणा योजना नाम का, हाल ही में किसको 46वां होंडा पुरस्कार मिला? सब्बीर हसन, सोनाली घोष, केनिची ईगो या मसाकिन जो? हम लोग कहेंगे जापान के केनिची ईगो को, डॉक्टर केनिची ईगो को, डॉक्टर केनिची ईगो को, डॉक्टर केनिची ईगो को क्या मिला हाल ही में? केनिची ईगो, नाम याद रखिएगा, केनिची ईगो, डॉक्टर केनिची ईगो को, सब लोग नाम याद रखेंगे, केनिची ईगो को। चलिए, इतना जल्दी जल्दी सुबह सुबह खराब हो गया नेट। किस विभाग ने जितने भी मोबाइल कंपनी निर्माता हैं सभी मोबाइल में फोन में संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल करने का आदेश दिया है? विच डिपार्टमेंट हैज ऑर्डर्ड द प्री इंस्टॉलेशन ऑफ द संचार साथी ऐप इन ऑल मोबाइल फोन्स? तो ये होम मिनिस्टर ने बोला है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने, वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, या शिक्षा मंत्रालय? जल्दी से बताइए। दूरसंचार विभाग ने बोला है। किसने बोला? दूरसंचार विभाग, ज्योतिरादित्य सिंधिया, दूरसंचार विभाग, सब लोग याद रखेंगे। चलो चलो भैया, सब लोग ध्यान देंगे, सब लोग ध्यान देंगे, बात कम करेंगे, कोशिश करेंगे कि फटाफट उत्तर सही दें, है ना। दूरसंचार विभाग, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम, बहुत बढ़िया। होंडा पुरस्कार क्यों दिया जाता है? देखो, होंडा पुरस्कार जो है वो नए आइडियाज के लिए है ना, केनिची ईगो को पूरे मतलब या तो आपका प्रौद्योगिकी की यानी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, फॉर न्यू आइडियाज को इंप्लीमेंट करने के लिए दिया जाता है। केनिची ईगो को इसलिए दिया गया, सब लोग याद रखेंगे। इसका सही जवाब होगा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। प्रधानमंत्री कार्यालय, जिसको पीएम ऑफिस भी कहा जाता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी कहा जाता है, इसका हाल ही में नया नाम बदला गया, और नाम बदलकर क्या रखा गया? चलिए उत्तर दीजिए। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, पीएमओ? बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा ये न्यूज फैला था। बताइए, दून भवन, सेवा तीर्थ, कर्तव्य भवन, या फिर जन सेवा केंद्र? उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा फटाफट। तो हाल ही में पीएमओ का नाम बदलकर क्या रखा गया है? फिर से ऑप्शन बताते हैं, दून भवन, सेवा तीर्थ, कर्तव्य भवन, या जन सेवा केंद्र? सेवा तीर्थ, सेवा तीर्थ, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बी इज द राइट ऑप्शन, सेवा तीर्थ इज द राइट ऑप्शन, बिल्कुल सही, ये तो सबको पता चला होगा। सूडान ने किस देश को अफ्रीकी भूमि पर अपना पहला नौसैनिक अड्डा स्थापित करने का दे दिया? भैया, सूडान ने किस देश को अफ्रीकी भूमि पर अपना पहला नौसैनिक अड्डा स्थापित कौन करेगा? तो सूडान विल अलाउ विच ऑफ द कंट्री टू स्टैब्लिश इट्स फर्स्ट नेवल बेस ऑन अफ्रीकन धरती? तो बताइए, रशिया को ही दिया होगा और किसको देगा? ले देगा रशिया को ही देगा, है? तो हम लोग क्या कहेंगे? रसिया। क्या कहेंगे भैया? रशिया। क्या कहेंगे? रशिया। रूस, रूस। हाई स्पीड स्वदेशी फाइटर जेट एस्केप सिस्टम का सफल परीक्षण किस संगठन ने हाल ही में किया? हम लोग कहेंगे विच ऑर्गेनाइजेशन हैज सक्सेसफुली टेस्टेड द हाई स्पीड इंडिजीनियस फाइटर जेट एस्केप सिस्टम? तो आप लोग क्या कहोगे? आप लोग कहोगे B+C,
B+C, सब लोग नाम याद रखिएगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो पूरा क्लास करके जाइए पल्लवी जी, पूरा क्लास करके जाइए। अभी बहुत सारे बढ़िया बढ़िया टॉपिक हैं, सब लोग याद रखिएगा, ठीक है, सब लोग याद रखिएगा। चलिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत किस ड्रोन को इजराइल से और खरीदने की योजना बना रहा है? आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर इंडिया प्लान टू बाई विच ड्रोन फ्रॉम इजराइल? हेरॉन MK1, हेरॉन MK2, सर्चर MK12 या हेरॉन 500? तो हम लोग क्या कहेंगे? हेरॉन MK2। सही उत्तर क्या होगा? हेरॉन MK2। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। लॉन्ग रेंज ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण हाल ही में किस बल ने किया? विच फोर्स सक्सेसफुली टेस्टेड द लॉन्ग रेंज ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल या क्रूज मिसाइल कहिए? इंडियन नेवी ने, एयरफोर्स ने, इंडियन आर्मी ने या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड ने? हम लोग क्या कहेंगे? इंडियन आर्मी ने। किसने? इंडियन आर्मी ने। तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज जो मिसाइल का अभी हाल ही में यूज या सफल परीक्षण किसने किया? हमारे भारतीय आर्मी ने किया। प्रोजेक्ट 17A के तहत भारतीय नौसेना को कौन सा नीलगिरी क्लास का एडवांस स्टील फ्रिगेट सौंपा गया है? तो अंडर प्रोजेक्ट 17A नीलगिरी क्लास का हिमगिरी तारागिरी, हम लोग कहेंगे तारागिरी नाम का, तारागिरी नाम का नीलगिरी क्लास, तारागिरी नाम का, मतलब ये नीलगिरी क्लास का मतलब क्या हुआ? नीलगिरी एक नाम और उसके अंतर्गत अलग अलग, हाँ बिल्कुल सही। चलिए बहुत बढ़िया। वर्तमान समय में तमिलनाडु में जीआई टैगों की कुल संख्या कितनी हो गई? यानी कितने ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसको जीआई प्राप्त हुआ है, यानी ग्लोबल जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, ठीक है, हाँ, जिसको हम लोग भौगोलिक संकेतक भी कहते हैं। तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ जीआई इन तमिलनाडु एट प्रेजेंट टाइम? हम लोग कहेंगे 74। तो वर्तमान में 74 ऐसे प्रोडक्ट हो गए तमिलनाडु के जिसको जीआई में संज्ञा दी गई है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत अच्छे। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पीएनबी ने पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको नियुक्त किया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फीमेल, पहली पीएनबी की, अच्छा पीएनबी का फुल फॉर्म बताएंगे सबसे पहले आप लोग, पीएनबी का फुल फॉर्म बताएंगे। इसके बाद जो प्रमुख प्रमुख जानकारी वो आप सभी लोग को हम देंगे। पीएनबी का फुल फॉर्म आप सब लोग बताएंगे जल्दी से। चलो, सही क्वेश्चन का सही उत्तर बिल्कुल सही, हरमनप्रीत कौर, बिल्कुल सही। तो पीएनबी ने अपनी पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर किसको? भारतीय टीम की वर्तमान कप्तान और कह सकते हो वर्ल्ड कप विजेता, है ना, फीमेल वर्ल्ड कप विजेता, फीमेल वर्ल्ड कप विजेता हरमनप्रीत कौर, हरमनप्रीत कौर, हरमनप्रीत कौर। सब लोग याद रखेंगे। अब यहां पर कुछ कुछ प्रमुख पद और उनके नाम, कुछ प्रमुख पद और उनके नाम। पंजाब नेशनल बैंक, चलिए वेरी गुड बच्चा। अब कुछ पद और उसके नाम, जैसे 53वां भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश तो हम लोग कहेंगे जस्टिस सूर्यकांत बने, ठीक है। BR गवई के बाद, भूषण रामकृष्ण गवई के बाद हाल ही में भारत के 24 नवंबर को मुख्य न्यायाधीश कौन बने? न्यायमूर्ति सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत। एसोचैम के अध्यक्ष निर्मल कुमार मिंडा जी हैं। फिक्की के अध्यक्ष वर्तमान में अनंत गोयंका जी हैं। आईटीबीपी के नए महानिर्देशक कौन बनाए गए? प्रवीण कुमार, है ना, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। राधे राधे अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है। आज सब लोग यहाँ पर जुड़े रहिएगा। लगभग 2 बजे तक आप सभी लोगों की क्लासेस चलेंगी और शानदार क्लासेस चलेंगी, ठीक है। सभी लोग यहाँ पर जुड़ा रहेगा और बेहतर तरीके से यहाँ पर आज इंफॉर्मेशन आप लोगों को पास ऑन किए जाएंगे। अगले अगर बात किया जाए तो CISF DG इस समय कौन है? तो प्रवीर रंजन जी, CISF DG। तो भैया CISF का फुल फॉर्म जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से। CISF का फुल फॉर्म जल्दी से कमेंट करके बताइए फटाफट। बिल्कुल सही, प्रवीण रंजन। अगर हम लोग रेलवे बोर्ड या चेयरमैन की बात करें तो वो सतीश कुमार जी हैं। अगर हम लोग प्रिटोरिया कैपिटल्स T20 का मुख्य अगर कोच की बात करें, ऐसे लीग जो है, सौरभ गांगुली को कोच बनाया गया प्रिटोरिया कैपिटल्स साउथ अफ्रीका T20 लीग का, सब लोग याद रखिएगा। मौद्रिक नीति समिति का पदेन अध्यक्ष इंद्रनील भट्टाचार्य जी। और अगर BFI की बात करें, बोर्ड ऑफ, सब लोग याद रखिएगा, BFI या भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष की बात करें तो वो अजय सिंह को बनाया गया है। अगला अगर बात करें, हमारे एक NSA होते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जिसको हम लोग नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोलते हैं, अजीत डोभाल। लेकिन अगर बात करें
डिप्टी एनएसए कौन है? तो अनीश दयाल सिंह जी हैं। डिप्टी एनएसए कौन है? अनीश दयाल सिंह जी। दिल्ली पुलिस के नए आयुक्त की बात करेंगे तो सतीश गोलचा जी को बनाया गया है। टाटा सन्स के जो निर्देशक हैं वो नोएल टाटा बने हैं हाल ही में क्या, जब रतन टाटा जी की मृत्यु हुई उसके पश्चात, है ना। अगर भारतीय सेना के उप सेना अध्यक्ष की बात करें तो पुष्पेंद्र सिंह जी हैं। अगर एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल जिसको हम लोग कहते हैं, 26वां इनके महानिर्देशक संजय सिंघल जी को बनाया गया। ये सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग को आने वाले समय में याद रखेंगे क्योंकि ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है। अगला अगर बात करें गिफ्ट सिटी के लिए नए सीईओ संजय कौल। रॉ के चीफ की बात करें तो पराग जैन, नाम अभी याद रखिएगा आप सभी लोग। महिला आयोग की बात करें तो विजया किशोर रहाटकर, है ना, विजया किशोर रहाटकर। इसके पहले श्रीवास्तव जी थी, रेखा श्रीवास्तव जी शायद थी, लेकिन अभी वर्तमान में महिला आयोग बदल चुकी है, लगभग 2 साल पहले विजया किशोर रहाटकर हो चुकी हैं। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष की बात करें तो वही हैं, सतीश कुमार जी हैं, अभी पीछे हम लोग पढ़े थे। इसरो के चीफ का नाम बात करें तो वी नारायणन, सबको पता है। ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी, ठीक है। चलिए, बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। अब अगर बात करें क्या क्या नाम बदलकर क्या क्या हो गया, ये अंतिम हम लोग का टॉपिक होगा। बिल्कुल सही, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, वेरी गुड बच्चों, CISF, बहुत बढ़िया। प्रवीर रंजन, विजया किशोर राहटकर, वेरी गुड बच्चा, बहुत बढ़िया। अगर बदले गए ये नाम की बात करें तो PMO का नाम बदलकर अब सेवा तीर्थ रख दिया गया। केंद्रीय सचिवालय का नाम बदलकर कर्तव्य भवन, राजभवन जो कि राज्यपालों का मुख्य क्या बोल सकते हैं, सदन होता था, आवास होता था, उसका नाम अब लोक भवन हो गया है। राजनिवास की बात करें तो लोक निवास, और राजपथ का नाम तो बहुत पहले से बदल दिया, कर्तव्य पथ हो चुका है। तो वर्तमान में बात किया जाए तो बहुत सारे ऐसे नाम चेंज हुए जिसके पेपर में प्रश्न आ सकते हैं आप सभी लोगों से, ठीक है। तो आज का करंट अफेयर्स यहां पर समाप्त होता है, लेकिन कहीं जाएंगे नहीं, जाएंगे इसलिए नहीं क्योंकि ये मैराथन सेशन है मेरे बच्चों, ठीक है। सब लोग याद रखेंगे ये मैराथन सेशन है। तो शुभम सर अब आएंगे, आप लोग को रीजनिंग की क्लासेस देंगे, कोई भी बच्चा जाए